आपसे एक सवाल था कि आप किसी भी ऐसी चीज में विश्वास रखते हैं जिसके ऊपर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। वो क्यों है, कैसे है, आप वो उसके ऊपर पूछ नहीं सकते, मगर वो है। कोई भी ऐसी धारणा, कोई भी ऐसी बिलीफ जो ना जाने कितनी सदियों से चली आ रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग ना जाने हमको ऐसी चीजें बोलते हैं जिसके ऊपर आप पूछ नहीं सकते कि ऐसा क्यों है, मगर वो है। साइंटिफिकली तो छोड़िए, आप उसके ऊपर ये भी नहीं पूछ सकते कि ये क्यों है। खैर, कहानी पे आते हैं। ये कहानी है तो आकाश की, मगर मैं इसको ऐसे सुनाऊंगा जैसे ये मैंने लिखी है, क्योंकि सच में मैंने लिखी है। तो कहानी कुछ ऐसी है। मेरी उम्र कुछ 16-17 की रही होगी जब मेरी दादी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। उन्होंने पढ़ाई तो 5वीं कक्षा तक ही करी थी, मगर आसपास के मोहल्ले वाले उनसे घरेलू किस्से डिस्कस करने आते थे, उनकी सलाह मांगने आते थे। स्पिरिचुअल मैटर्स, रूहानी मसलों पे वो बहुत बातें करती थी। मगर उनकी एक बात थी, आप उनसे बेशक जितनी मर्जी सलाह ले लो, बस उनसे क्यों मत पूछो। आप उनसे सलाह ले लो, मगर आप ये मत कहो कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, हम ये क्यों फॉलो करें। फॉलो करना ना करना आपकी मर्जी है, मगर आप क्यों नहीं पूछ सकते। तो मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, आज से कई सालों पुरानी बात है, और मैं अपने आंगन में बैठा जामुन खा रहा था। तभी मेरे दोस्त ने आवाज़ लगाई। पूरा दिन बैठा बैठा मैं भी बोर हो जाता था। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो वो जो जामुन की जो बीज थे, जो गिट्टक थी, वो मैं एक अखबार के ऊपर रख रहा था। जैसे ही मेरे दोस्त ने आवाज़ लगाई, मैंने उस अखबार को रोल किया, कूड़ेदान में फेंकने गया, और उछलता हुआ बस घर की दहलीज पार करने ही वाला था कि मेरी दादी ने मुझे आवाज़ मारी। उनकी आवाज़ लगाने का जो एक मकसद था वो मैं अच्छे से जानता था। एक रूल था हमारे घर में कि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, खासकर सफ़ेद या पीली चीज़ें, तो आपको अपना मुंह साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है। आप बिना कुल्ला करे बाहर नहीं जा सकते। 1-2 बार गुस्ताखी करी मैंने, अपनी दादी से पूछा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। खैर, मैं दोबारा अंदर गया, अपना मुंह अच्छे से साफ़ किया और अपने दोस्त से मिलने चला गया। मगर एक चीज़ जो मेरे घर कर गई वो ये थी कि इस धारणा के पीछे, इस बिलीफ के पीछे रीज़न क्या है। ये मान्यता शायद आपके घर में भी होगी कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो अपना मुंह साफ कर कर जाए, मगर आपने ये सवाल कभी उठाया कि ऐसा क्यों होता है। मैं उसका जवाब ढूंढ रहा था और उसका जवाब मुझे मिला भी। छोड़ो पुरानी बातें, नई बात पे आते हैं। तो एक दिन मैं आया चांदनी चौक, दिल्ली। दिल्ली से खैर मुझे कोई खास लगाव नहीं है, मगर काम के सिलसिले में अक्सर आना पड़ता है। एक हमारे जानने वाले हैं, उनका बहुत पुराना घर है कूचा घासीराम, चांदनी चौक में, और वो हर बार मुझे अपना कमरा ऑफर करते हैं। उनके बड़े से घर में एक छोटा सा कमरा है जिसकी हालत मैं ना ही बयां करूँ तो अच्छा है, मगर खैर दिल्ली जैसे शहर में अगर आपके पास एक छत है, बहुत है। और वहाँ तक जाने के लिए जो गली है, उसमें कब धूप आती है कब बारिश आती है किसी को पता नहीं चलता। इतनी नैरो है, इतनी पतली है कि 2 लोग एक साथ उसमें नहीं निकल सकते। खैर, छत तो है। और चांदनी चौक में रहने का जो मेन पर्पस होता है ना, वो ये होता है कि इर्द गिर्द के जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता है,
वहाँ आप पैदल भी जा सकते हो, आपको किसी रिक्शा, किसी साइकिल, किसी मोटरसाइकिल, किसी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। तो उस दिन कूचा घासीराम से जब मैं निकला, अपने दिन की शुरुआत करी मैंने चावड़ी बाज़ार से, नई सड़क गया, चांदनी चौक की जो मेन मार्केट थी वहाँ थोड़ा बहुत घूमा, फिर मैं निकल गया सीधा निकलसन रोड, हैमिल्टन रोड, और दिन का अंत जो मैंने किया वो किया मूरी गेट से। बहुत अच्छा काम मिला उस दिन, तो मैंने अपने आप को एक ट्रीट देने का सोचा और वापसी में मैंने एक रिक्शा पकड़ लिया। थक गया था, सर्दी के दिन थे, भूख भी लगी थी, तो लगभग 10:30 बजे का टाइम था। काफ़ी दुकानें बंद हो गई थी और कुछ दुकानें बंद होने जा रही थी। एक छोटे से रेस्टोरेंट में मुझे उस रिक्शे वाले ने छोड़ा और मैंने वहाँ पर खाना खाने का सोचा। खाने में मैंने ऑर्डर करी दाल मखनी और आलू के नान। भूख बहुत लगी थी, तभी मेरी मम्मी का कॉल आया घर से। और ऐसी गलियों में जहाँ बारिश और धूप का पता नहीं चलता, वहाँ नेटवर्क का भी कुछ अता पता रहता नहीं है। तो तकरीबन 5 से 6 बार हेलो हेलो करने के बाद, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है ये पूछने के बाद फ़ोन काट दिया मैंने। मैं बाहर तक भी आया, मगर मेरी मम्मी क्या कह रही थी, मेरी माँ वहाँ से क्या बोल रही थी, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था। मगर हाँ, इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे था कि सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मली उन्होंने हालचाल पूछने के लिए शायद फ़ोन किया था। तो उस छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर ही जो होटल का मालिक था, रेस्टोरेंट का जो मालिक था, उसे मैंने बिल पे किया। और जिस लड़के ने मुझे खाना परोसा था उसको 10 रुपये का एक मैंने नोट दिया, जिसने बहुत ज़्यादा तवज्जो मुझे दिया नहीं। दिल्ली की बात ही कुछ ऐसी है। ठंड बहुत थी उस रात, और जब मैं बाहर आ रहा था तो लगभग दुकानें बंद हो चुकी थी। दूर दराज शटर के नीचे होने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ दुकानें खुली भी थी, तो या तो वो पान बेच रहे थे, फार्मेसी की दुकानें थी, कुछ आइसक्रीम की रेहड़ियाँ नज़र आ रही थी, बाकी सब कुछ शांत सा था। चाय का मैं बचपन से शौकीन हूँ, तो एक चाय की दुकान पर जो लगभग बंद ही होने वाली थी, उसके बाहर ही एक कुर्सी पे बैठ गया मैं। एक चाय ऑर्डर करी, 2 सज्जन वहाँ खड़े थे, उनकी बातें सुन रहा था। 15-20 मिनट वहाँ बैठा, और जब उस चाय वाले ने बोला कि जनाब अब हमारी कुर्सी खाली कर दें, हम भी घर जाएं, तो मैंने उसकी कुर्सी खाली कर दी। मेन रोड पे तो कुछ भीड़ अभी भी थी, मगर जैसे ही मैंने शिव मिष्ठान भंडार से राइट लिया, काफ़ी सुनसान था वहाँ। कुछ टेलीविजन की आवाज़ आ रही थी जो भी बहुत फेंट हो रही थी, जैसे सब लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। वक्त भी था लगभग 12 बजे का, और मैं भी अपनी धुन में चलता जा रहा था। सन्नाटा इतना था कि मैं अपने कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था। और अब कदमों की आवाज़ अब आप सुन रहे होते हैं, आपका दिमाग आपकी कदमों की आवाज़ पे नहीं है, मगर एक रिदम सी बन जाती है। और तब मुझे एक आवाज़ आई, कदमों की आवाज़, और कदमों की ऐसी आवाज़ जैसे कोई नंगे पाँव मेरे पीछे चल रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मुझे कोई नहीं दिखा। खैर ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो उसको दिया नहीं और अपनी धुन में चल रहा था। और अपनी धुन में चलते चलते मैंने सीटी बजाना शुरू किया। मुझे याद नहीं है मैं कौन सा गाने की धुन
की सीटी बजा रहा था, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सीटी कोई कॉपी कर रहा है। वो टूटी फूटी सी सीटी की आवाज़ आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर फिर देखा और पीछे कोई नहीं था। खैर, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं था, ना ही कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला हूँ या कुछ ऐसा है। मगर जैसे जैसे वक्त बीता ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। और जब आपके साथ कोई प्रैंक करता है, मुझे नहीं पता आप कैसे रिएक्ट करते हो, बट मैं क्या फ़र्क पड़ता है वाला एटीट्यूड लेके अपना काम करता जाता हूँ। मैं एक बार फिर मुड़ा। एक काले रंग का कुत्ता बैठा था वहाँ पर, जो बहुत ही ज़्यादा सतर्क था, अटेंटिव था, और गली से बाहर की तरफ देख रहा था। तभी मैंने एक हंसने की आवाज़ सुनी। वो हंसने की आवाज़ एक लड़की की थी या लड़के की थी, मैं नहीं पहचान पाया, मगर इस बात का मुझे अब पूरा विश्वास था कि कोई मुझसे प्रैंक कर रहा है। जैसे ही वो हंसी की आवाज़ आई, वो कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और उस गली से बाहर की तरफ भागा। उस हंसने की आवाज़ को जब मैंने फॉलो किया तो मैं एक बंद दुकान के बाहर पहुंचा, जिसके बाहर कई सारे खाली कार्टन बॉक्सेस पड़े थे। उन कार्टन बॉक्सेस के पीछे मैंने पहली बार अली को देखा। वो मुझे देखकर हंस रहा था। वो लगभग मुझसे 4 फुट की दूरी पे रहा होगा। एक फटी हुई बनियान पहनी थी उसने, फटी हुई गंजी पहनी थी, एक हाफ पैंट पहनी थी, और हाँ, वो नंगे पैर था। मैंने एक उसे कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने मेरे से हाथ तो नहीं मिलाया, मगर वो फिर से हंसने लगा। मुझे भूख लगी है, उसने मेरी तरफ देखकर कहा। उसकी आवाज़ एकदम लड़कियों जैसी थी। तो तुम क्या खाना चाहोगे, मैंने उससे पूछा। उसने फिर उस लड़कियों जैसी आवाज़ में बोला, आलू का पराठा। अब रात के 12 बज रहे हैं, आलू का पराठा इस समय ढूंढना मेरे जैसे के लिए, जो किसी दूसरे शहर से आया है, लगभग नामुमकिन था। मैंने उसे ये चीज़ समझाई और मैंने उससे पूछा, क्या तुम आइसक्रीम खाओगे? उसने हाँ में सर हिलाया और मैं उस गली की बाहर की तरफ जाने लगा। वो मेरे पीछे पीछे लगभग 4-5 फुट के डिस्टेंस पे चल रहा था। ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि उसके नंगे पैरों की आवाज़ मेरे पीछे आ रही थी, मैं सुन पा रहा था। गली से बाहर निकलते ही मैं बली मारान की तरफ जाने लगा, और रास्ते ही में ही मुझे 6-7 रेडी वाले, जो शायद अपने घर की तरफ ही जा रहे थे, मुझे मिले, आइसक्रीम के रेडी वाले। मैं उनमें से एक से उसको रोका और एक आइसक्रीम का कप खरीद लिया। मैं पीछे मुड़ा तो एक खंबे के पीछे से अली मुझे देख रहा था। पता नहीं वो इतना क्यों शर्मा रहा था, किस चीज़ का डर था उसको। देखने जानने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं का लोकल है, उसको गलियों का, रोड का अंदाज़ा था। उस खंबे की तरफ मैं आया और मैंने उसको वो आइसक्रीम का कप दिया। उसने मेरी आंखों की तरफ देखा, जैसे एक ग्रैटिट्यूड, जैसे मुझे थैंक यू बोलना चाहता है, मगर उसके बाद शब्द है नहीं। बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे उस दिन। अब वो एक छोटे से खंबे के ऊपर बैठ गया। खंबा भी ऐसा जिसके ऊपर आप आराम से अपना कमर टिकाकर खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं। लगभग 5 से 6 मिनट उसने आइसक्रीम खाने में लगाए और मैं उसे देखता रहा।
आइसक्रीम खा के उसने मेरी तरफ फिर से देखा और फिर उस लड़कियों जैसी आवाज़ में बोला, क्या तुम मुझे मेरे घर लेके जा सकते हो? मैंने उससे पूछा, कहाँ रहते हो तुम? उसने दाहिनी ओर अपना हाथ दिखाया और मुझे समझाया कि वो उस दिशा में रहता है, उस डायरेक्शन में रहता है। मैंने चलना शुरू किया। मेरे दिमाग में उस टाइम ये सवाल आया भी नहीं कि अपने घर खुद क्यों नहीं जा रहा। बहुत उसके ऊपर एक दया भी आ रही थी, पता नहीं क्यों। मैं उसे जानता भी नहीं था, उसका इतिहास क्या है, उसका पास्ट क्या रहा है, उसके घर वाले क्या करते हैं, मुझे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं चलता रहा और उसके नंगे पैरों की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। अब मैं बली मारान की तरफ मुड़ चुका था। दुकानें बंद थी, कुछ लोग खड़े होकर वहाँ बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। मैं चलता रहा जहाँ तक मुझे समझ आया, और जब भी मुझे लगता कि मैं गलत जा रहा हूँ, मैं पीछे मुड़कर देखता और अली मुझे अपने हाथों के इशारे से समझा देता कि मुझे कहाँ जाना है। गलियां पतली होती गई। एक घर की तरफ उसने मुझे इशारा किया। मैं समझ गया ये अली का घर है। गुप अंधेरा। खटकाने का मेरा मन तो नहीं था वो दरवाज़ा, मगर फिर भी मैंने खटकाया। कुछ मिनटों बाद मुझे किसी की आने की आवाज़ आई, जैसे दरवाजे की तरफ कोई बढ़ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अली वहाँ नहीं था। उसके छुपने की आदत से अब मैं वाकिफ था। दरवाज़ा खोला तो शॉल में लिपटी एक औरत, जिसका कद मुझसे लगभग 2 इंच छोटा था, मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बहुत थकी हुई थी। क्या ये अली का घर है? मैंने उससे पूछा। वो मेरी तरफ देखती रही। ना ही वो उदास थी, ना ही वो खुश थी, बस मेरी तरफ एक अजीब तरह से देख रही थी। कुछ पल बाद उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मगर उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मगर उस टाइम मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उस महिला से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इसे जानता हूँ, जैसे मैं अली को भी जानता हूँ। मैंने पीछे मुड़कर फिर देखा, मगर अली मुझे नजर नहीं आया। अब मैं उस 2 कमरे के मकान के अंदर था। उन्होंने मुझे एक कुर्सी दी जिस पर मैं बैठ गया। कुछ सवाल थे मेरे मन में कि अली अंदर क्यों नहीं आ रहा है। अब वो महिला मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने पानी पिया। मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था कि शायद अली अब मुझे देखकर अंदर आ जाए, मगर वो नहीं आया। मैंने मुस्कुराते हुए उस महिला से बोला कि मोहतरमा, अली मेरे साथ था, मेरे पीछे पीछे आया, उसने मुझे अपने घर का रास्ता भी दिखाया, मगर अब वो अंदर आने में संकोच कर रहा है। ना जाने उसे किस चीज़ की शर्म आ रही है। उस महिला ने फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भरी हुई थी। मुझे कुछ अजीब लगा।
वो औरत तो उठ गई और रसोई घर की तरफ जाने लगी। मैं भी कुर्सी से खड़ा होना चाहता था, बट पता नहीं क्यों मैं रुक गया। कुछ पल बाद वो कटोरी के अंदर मेरे लिए खीर लेकर आई। मैं खीर खा रहा था, तभी उसने मुझे जो बताया, उन्होंने मुझे बोला कि लगभग 15 दिन पहले अली अपने दोस्तों के साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ गया। अब बच्चों की भाग दौड़ में कभी कोई इधर भाग रहा है, कभी कोई उधर भाग रहा है, और अली ना जाने कैसे, ना जाने किस लापरवाही से ट्रेन के नीचे आके मर गया। रोंगटे खड़े होना एक बहुत ही छोटा शब्द है। ऐसा लग रहा था मेरी पैरों में जान नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहाँ खाली दीवार को घूरता रहा, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था और सच्चाई क्या थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था उस समय। कुछ देर बाद जब मैंने उठने की कोशिश करी, उस आधी खाई खीर को मैंने सामने रखे टेबल पर रखा और बिना कुछ बोले जाने लगा। अभी उस घर की दहलीज पर ही था मैं, जब उस महिला ने मुझसे कहा, अपना मुंह साफ करके जाओ। पता है क्या होता है? कुछ बच्चों की रूह जो कम उम्र में बच्चे गुजर जाते हैं, उनकी रूह जो स्वादिष्ट चीज़ें आपने खाई है उससे बहुत ज़्यादा मोहित हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अली की कहानी, और किस तरह से मुझे उस चीज़ को, जिसे हम वहम कह देते हैं, जिसका क्यों का कोई जवाब नहीं होता, आखिरकार उस क्यों का जवाब मुझे मिल गया। गुड नाइट।